नमस्कार बच्चों, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी में। बच्चों, हमने इस चैनल की शुरुआत इतिहास विषय के साथ करी है और इतिहास विषय में हमने सबसे पहले क्लास 11th की हिस्ट्री ली है पढ़ने के लिए, जिसमें हमने क्लास 11th की फर्स्ट चैप्टर समय की शुरुआत से स्टार्ट करा है। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसका जो फर्स्ट वीडियो है, वो मैंने पहले ही आपको अपलोड कर दिया है आपके लिए। अब इसका सेकंड पार्ट मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ, यानी जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो समय की शुरुआत से में बच्चों हमने पढ़ा कि किस तरीके से मानव का शारीरिक विकास स्टार्ट हो गया था, मानव के विभिन्न प्रजातियों का कैसे प्रादुर्भाव हुआ, जलवायु का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे उसने औजार बनाना कैसे सीख लिया, और होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस की क्या विशेषताएं थी, इनमें अंतर क्या था, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम इसके बचे हुए टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बच्चों कि अब आदिकालीन मानव अपना भोजन कैसे ग्रहण करता था, यानी वो कौन से तरीके थे जिससे मानव ने अपने भोजन को प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया, है ना। तो सबसे पहला जो टॉपिक आया है हमारे सामने वो है संग्रहण यानी गैदरिंग। गैदरिंग का मतलब है बेटा कि अपने भोजन को अलग अलग जगहों से इकट्ठा करना, चाहे वो पेड़ पौधों के माध्यम से करे, चाहे वो जानवरों के माध्यम से करे, लेकिन वो घूम घूम कर अपने भोजन को इकट्ठा करने लगा था। इसके बाद शिकार करना यानी हंटिंग करना उसने सीख लिया था। उसको ये समझ में आ गया था कि वो कौन से जानवरों का आसानी से शिकार कर सकता है, और हमें पता है कि उसको औजार बनाने की तकनीक पता चल चुकी थी। साथ में ही उसे ये भी पता चल चुका था कि वो अपने हाथों का इस्तेमाल कैसे कर सकता है इन औजारों को का प्रयोग करने के लिए। ये सारी तकनीक उसे आ चुकी थी, तो उसने शिकार करना स्टार्ट कर लिया था। उसने मछली पकड़ना भी स्टार्ट कर लिया था। और एक और विधि है अपमार्जन की विधि। अपमार्जन का मतलब होता है कि ऐसे जानवरों को भी वो खाता था जो जानवर जीवित नहीं थे, या जो जो मृत हो चुके थे, मर चुके थे। ऐसे जानवरों का भी वो इस्तेमाल करने लगा था अपने भोजन के रूप में। इसके बाद हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु के समय का पता लगाते हैं। हम मतलब वैज्ञानिक वैज्ञानिक कैसे पता लगाता है, या इतिहासकार किस तरीके से पता लगाता है। तो वो विधि है कार्बनीकरण। कार्बनीकरण बच्चों एक ऐसा माध्यम है जिसके जिसके प्रयोग से वैज्ञानिक ये समझ जाता है कि ये जो वस्तु है वो कितने साल पुरानी है। या फिर अगर कोई वस्तु जल गई है तो उसमें कार्बन की कितनी मात्रा है, उस मात्रा के आधार पर उस वस्तु का कितना समय पुराना है ये जाना जा सकता है। अब शिकार के ही क्रम में देखिए, शिकार के जब इतिहासकार उन जगहों का अध्ययन कर रहे थे कि वो कौन से जगह है जहां पर शिकार के उनको अवशेष मिले हैं, तो इस अध्ययन के क्रम में उनको जो जो भी जगह समझ में आई उन सभी जगहों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपके एनसीईआरटी के बुक में इंट्रोडक्शन दिया गया है, जिसमें से सबसे पहले है दक्षिणी इंग्लैंड के बॉक्स ग्रोव तथा जर्मनी में शोनिंजन। यहाँ पर ऐसा साक्ष्य मिला है कि यहाँ पर जो बड़े बड़े जानवर थे उनका शिकार किया जाता था। और इसके साथ में ही जो दक्षिणी फ्रांस है वहाँ के लेजरेट गुफा में कुछ ऐसे खाने पीने की वस्तुएं मिली हैं या उनके अवशेष मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि आदि मानव कौन कौन सी चीजों को या कौन कौन सी वस्तुओं को खाने के रूप में या भोजन के रूप में अपनाता था। तो उस गुफा में यानी लेजरेट गुफा में हमें जो चीजें मिली हैं उसमें 2 चूल्हे हैं, फल है, कास्ट फल है, अंडों के छिलके हैं, कुछ मछलियां हैं अलग टाइप की, ट्राउट, पर्च और कार्प, इनके साक्ष्य मिले हैं, यानी मछलियों की हड्डियां मिली हैं, जिससे ये समझ में आता है कि जो मनुष्य है उसने इन वस्तुओं को खाना स्टार्ट कर लिया था।
इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दक्षिणी फ्रांस के समुद्र तट में ही हमें एक ऐसा पूरा स्थल मिला है जिसका नाम है टेरा अमाटा। टेरा अमाटा एक ऐसी जगह है जहां से हमें ऐसी झोपड़ी मिली है, हमें यानी वैज्ञानिकों को इस तरीके की झोपड़ी मिली है जो घास फूस और लकड़ी की छत से बनी थी, और ये कच्चे प्रकार की झोपड़ी थी। ठीक है। और यहाँ ये झोपड़ी तब बनाई जाती थी, यानी मौसम के अनुसार जो आदि मानव था वो एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवास करता था। प्रवास का मतलब होता है एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना, है ना, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। तो अधिकतर आदि मानव उस जगह को छोड़कर चले जाते थे जहां पर खाने पीने की वस्तुओं का अभाव होने लगता था, फिर वो दूसरी जगह पर जाकर बसना स्टार्ट कर देते थे। अब यहाँ पर आपके एनसीईआरटी के बुक में एक डायग्राम दिया गया है बच्चों, जिसमें कोशिश की गई है बताने की कि जो होमोनिड था, होमोनिड कहाँ रहता था, कौन कौन सा भोजन इस्तेमाल करता था, पत्थर के औजारों का इस्तेमाल किस तरीके से करता था, ये सारी बात यहाँ पर बताई गई है। आइए इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक पेड़ की आकृति दी गई है और नीचे का एक पूरा एरिया दिया गया है जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर होमोनिड रहता था। आपने देखा कि यहाँ पर पेड़ों पर होमोनिड है, यानी बताया जा रहा है कि पेड़ों पर होमोनिड रहते थे। अब यहाँ पर देखो, जो एक एरिया फिक्स किया गया और यहाँ बताया गया कि होमोनिड यहाँ से प्रवेश करता था और यहाँ से निकलता था। अब यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, आप देखिए ध्यान से कि होमोनिड हड्डियां भी लेकर आता था, पत्थर भी लेकर आता था, पत्थर से इनको तोड़ता भी था, और साथ में ही होमोनिडों के साथ में और भी स्तनपायी प्राणी थे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है गैर होमोनिड स्तनपायी प्राणी। साथ ही आप देख रहे हैं कि जब बाढ़ आ रही है तो बाढ़ का पानी अंदर जाता है और इस एरिया में बाढ़ का पानी भर जा रहा है। और साथ में ये भी बताया गया है इस एरो के माध्यम से कि बाढ़ के वक्त, यानी बाढ़ बाढ़ का मतलब क्या है, पानी भर जाना, और जब पानी भर गया तो मगरमच्छ भी आ गया। मतलब कि जो होमोनिड है वो सबके साथ में मिलकर रह रहा है, यानी होमोनिड भी है यहाँ पर, वो अपनी जो विभिन्न क्रियाएं हैं वो भी कर रहा है, पत्थर भी तोड़ रहा है, चबाना भी दिखाया गया है, हड्डियों को तोड़ते हुए काटते हुए दिखाया गया है, पेड़ों पर रहते हुए दिखाया गया है, और साथ में देखो ये भी दिखा है कि पेड़ों पर तेंदुआ भी रहता था, यानी होमोनिड भी है और तेंदुआ भी है, साथ में उल्लू भी दिख रहा है। तो यानी इस डायग्राम के माध्यम से उनका जो रिहायशी है, यानी वो रिहायश क्या है, वो कौन सी जगह है, किस तरीके से वो रहते थे, ये बताने की कोशिश की गई है इस डायग्राम के माध्यम से। और साथ में ही पुरातत्वविदों का सुझाव है, यानी उनका सजेशन है, पुरातत्वविदों को लगता है ऐसा कि जो होमोनिड है वो होमो हैबिलस की तरह ही, जहां पर उनको खाने पीने का सामान मिलता था उसी पर्टिकुलर जगह पर उस सामान को खा लेते थे और फिर आगे बढ़ जाते थे। साथ में ही साइड में एक बॉक्स में दिया गया कि शिल्प कृतियां क्या हैं। मानव निर्मित वस्तुएं हैं जो जिसमें अनेक प्रकार की चीजें शामिल है, यानी शिल्प कृति, कृति मतलब बनाना, और शिल्प शिल्प का मतलब होता है कि किसी वस्तु का निर्माण कर दिया। वो कुछ भी हो सकता है, पत्थर का भी हो सकता है, मिट्टी का भी हो सकता है, हड्डी का भी हो सकता है, चित्रकारी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पर जो अब आ गया औजार। औजार क्या है, हमने पहले भी पढ़ा था कि सबसे अच्छे औजार बनाने वाले कौन थे, वो थे होमो हैबिलस। हमने ये बात पहले पढ़ी है। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि जो पत्थर के औजार हैं उसका जो सबसे प्राचीन साक्ष्य है, यानी जो पत्थर के औजारों के लिए जो सबसे प्राचीन साक्ष्य है वो हमें अफ्रीका के इथियोपिया और केनिया से मिला है। इथियोपिया और केनिया से मिला है। और ये भी बताया जा रहा है, यानी पुरातत्वविद ये कहते हैं कि जो पत्थर के औजार बनाने वाले जो सबसे पहली प्रजाति थी वो कौन थी बच्चों, वो थी ऑस्ट्रेलोपिथिकस। कौन थी प्रजाति, वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस थी।
जब विभिन्न स्थानों का या उन औजारों का अध्ययन किया गया तो ये भी बताया गया कि जो भाल थे, भाला और तीर और कमान का आविष्कार 35,000 साल पहले हुआ था। इसी तरीके से सिले हुए कपड़े, सोचने की बात है कि उस समय कपड़े भी सिले जाने लगे थे। तो सिले हुए कपड़ों के जो साक्ष्य हैं, जो पुरातत्वविदों को मिले हैं, वो 21,000 वर्ष पुराने हैं। आप देख सकते हैं कि आदि मानव कितना विकसित हो चुका था और उसने अपने उपयोग में लाने वाली विभिन्न प्रकार की चीजों का आविष्कार करना स्टार्ट कर दिया था। एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत करने के क्रम में आगे धीरे धीरे बढ़ने लगा था। आपकी बुक से यानी एनसीईआरटी की बुक से मैंने ये डायग्राम लिया है, पंच ब्लेड तकनीक। पंच ब्लेड तकनीक क्या है? ये औजार बनाने की एक तकनीक है। पुरातत्वविदों ने जब अध्ययन किया उनके औजारों का, तो उनको लगा कि किस माध्यम से जो आदि मानव था वो अपने औजारों को बनाता था। तो उनको लगा, जो भी उनको समझ में आया उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि एक पंच ब्लेड तकनीक थी, जिसमें एक बड़े पत्थर को लिया जाता था और बड़े पत्थर का जो ऊपर वाला हिस्सा है, देखो यहाँ से इस वाले ऊपर वाले हिस्से को क्या किया गया बेटा? अलग कर दिया गया। अब अलग करने के बाद एक चपटी सतह बचती है और इस चपटी सतह का इस्तेमाल किया जाता है एक मंच के रूप में। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया जा रहा है? देखो, हड्डी या सींग से बने हुए पंच और हथौड़े की सहायता से प्रहार किया जाता है। यानी ये हड्डी का बना होगा या पत्थर का बना होगा और इसकी सहायता से ये वाला जो हिस्सा है इस पे प्रहार करके इसमें देखो आप धारियां बनाई जा रही हैं, इसको अलग किया जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए घ में क्या दिखाया गया कि अब एक तरीके से चाकू का निर्माण कर लिया गया है ना? यानी ये 5 तरीके हैं जिसके माध्यम से क्या किया जा रहा है, किसी औजार का निर्माण किया जा रहा है। अब इस वाले औजार को बहुत ध्यान से देखो। जब आप इस औजार को ध्यान से देखेंगे तो आपके समझ में आ रहा है कि एक तो ये हड्डी का औजार है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस पे आपको अलग अलग जानवरों के चिन्ह दिख रहे हैं, यानी अलग अलग जानवरों के चित्र को उकेरा गया है इस पर। हमें इस डायग्राम को देखकर ये समझ लेना चाहिए कि मानव को चित्रकारी करने की कला पता थी। यानी इसके साथ में ये भी समझ में आता है कि ये सारे जानवर उनके आसपास रहते होंगे और वो इनका इस्तेमाल करते होंगे अपने दैनिक जीवन में। यानी अब देखो मानव का जो बुद्धि है वो कितना ज्यादा विकसित हो चुका था। अब हम बात करते हैं, औजारों के बारे में बात कर लिया हमने, उनके जो विभिन्न साक्ष्य किन किन स्थानों से मिले हैं उसके बारे में हमने बात कर लिया। अब हम संचार, भाषा और कला के बारे में बात करेंगे। संचार का मतलब क्या होता है बेटा? संचार का मतलब होता है कम्युनिकेशन, संप्रेषण। कम्युनिकेशन मतलब कि अपने बात को दूसरों तक हम कैसे पहुंचा सकते हैं, है ना? हमारे दिमाग में ये बात आती भी है कि मानो ये सब कुछ कर रहा था तो क्या मानो बोलने नहीं लगा था, है ना? उसने हमने पिछले स्लाइड में देखा कि उसकी ड्राइंग भी उसको बनानी आ गई, उसने उकेरना भी स्टार्ट कर लिया। तो क्या उसने बोलना स्टार्ट करा था? ये क्वेश्चन आया होगा आपके दिमाग में। तो इसी क्वेश्चन का जवाब हमारे इस वाली स्लाइड में है। अब देखो, अब आगे कि कम्युनिकेशन कैसे करता होगा। तो पहले उसको बोलना नहीं आता होगा तो वो कम्युनिकेशन के लिए हाव भाव का इस्तेमाल करता होगा। होमोनिड भाषा में अंग विक्षेप या हाव भाव का इस्तेमाल करते होंगे, या हाथों को घुमाकर, हाथों को हिलाकर, या चेहरे के एक्सप्रेशन से वो अपनी बातों को कहते होंगे। और कहा गया है कि जब भाषा का विकास हुआ तो उसमें गुनगुनाना या गाना से स्टार्ट हुआ था, है ना? यानी शाब्दिक रूप से बोलना अभी तक उसको नहीं आया था। वो अपनी बात को गाकर, गुनगुना कर अपनी बात को कह रहा था। देखो लिखा भी है, अशाब्दिक तरीके से संचार का प्रयोग होता था। बुलावों की क्रिया से होता होगा, यानी मनुष्य की जो वाणी का प्रारंभ संभवतः आह्वान या बुलावों की क्रिया से प्रारंभ हुआ। यानी किसी को बुलाना है तो कैसे बुलाएंगे? तो कुछ ना कुछ उन्होंने कोई सिंबल रखा होगा या कोशिश
हाव भाव दिखाकर या कुछ आवाज निकाल कर, शब्द नहीं बने लेकिन कुछ ना कुछ आवाज निकाल कर किसी को बुलाने का जो जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया होगा, जिससे धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ होगा। और कॉमन सेंस की बात है कि जो स्टार्टिंग अवस्था थी यानी जो प्रारंभिक अवस्था थी उसमें इतने ज्यादा शब्द उसको नहीं आते होंगे, तो वो कम से कम ध्वनियों का प्रयोग करता होगा। बाद में धीरे धीरे कई वर्षों के बाद, हजारों वर्षों के बाद धीरे धीरे ध्वनियों का विकास होता गया होगा, और साथ में ही उसी के साथ में भाषा का रूप विकसित हो गया होगा। अब क्या है, बोली जाने वाली भाषा, है ना। अब क्वेश्चन आता है कि बोले जाने वाली भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, या मानो कि वो कौन सी प्रजाति थी जिसने सबसे पहले बोलना प्रारंभ किया होगा। तो जब पुरातत्वविद होमो हैबिलस के मस्तिष्क का अध्ययन कर रहे थे, उनकी खोपड़ी का अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसा पाया कि होमो हैबिलिस के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं थीं जिसके माध्यम से वो बोल पाया। होमो हैबिलिस बच्चों वही है, मानव की वही प्रजाति है जिसने सबसे अच्छे औजार बनाए, और ये वही है जिसके मस्तिष्क में ऐसे ऐसे कुछ विशेषताएं थी जिसकी वजह से इसने बोलना प्रारंभ कर दिया था। जब पुरातत्वविदों ने अध्ययन किया तो ये पाया कि लगभग 20 लाख वर्ष पहले बोलना स्टार्ट हो गया था। स्वर तंत्र का विकास लगभग 2 लाख वर्ष पहले हुआ था, और बोलने की जो प्रक्रिया है उसका विकास लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। अब देखो, संप्रेषण का माध्यम हमने देखा कि हाव भाव, मुंह की बनावट, हाथों का हिलाना, गाना, गुनगुनाना, स्वर तंत्र, ये सारी बात हो चुकी है। ठीक है, इसके अलावा संप्रेषण का एक और माध्यम था, वो था चित्रकारी। कहाँ पर चित्रकारी? गुफाओं में चित्रकारी करना, जानवरों की चित्रकारी के माध्यम से भी वो अपने बातों को कहते थे। और ये कहा जाता है कि गुफाओं में वो इकट्ठे होते थे, और एक समूह में एकत्रित होने की एक जगह थी गुफा, और गुफा में वो चित्रकारियों के माध्यम से अपना जो उनका कल्चर रहा होगा उस टाइम का, या जो कुछ भी वो क्रियाएं करते होंगे, जो भी जादू टोने, जो भी रस्म रिवाज उनके होते होंगे, उनको चित्रकारियों के माध्यम से वो व्यक्त करते थे। यानी संप्रेषण का एक माध्यम है। अब इसके बाद हम आते हैं, आपकी बुक में लिखा है एक शिकारी संग्राहक समाज के बारे में बताया गया है। शिकारी और संग्राहक समाज का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, शिकारी का मतलब वो है, शिकारी का मतलब होता है जो शिकार करे। किसका शिकार करे? जानवरों का शिकार करे। संग्राहक का मतलब होता है कि जो गैदरिंग करे, यानी इकट्ठा करे। क्या इकट्ठा करे? भोजन इकट्ठा करे। भोजन वेज भी हो सकता है, नॉन वेज भी हो सकता है, यानी मांसाहारी भी हो सकता है, शाकाहारी भी हो सकता है। और साथ साथ में ही इनकी जो आर्थिक क्रियाकलाप थे, वो जंगलों से पाई जाने वाली छोटी छोटी चीजों का विनिमय और व्यापार से करते थे। यानी शिकारी और संग्राहक समाज कौन हुआ? वो लोग हुए जो शिकार करते थे, या भोजन को इकट्ठा करते थे, जंगलों में जो कुछ भी था उसको इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करते थे, और उन्हीं चीजों का व्यापार विनिमय करके अपनी दिनचर्या चलाते थे, अपनी जीविका चलाते थे। वो समाज था शिकारी संग्राहक समाज। इसके बाद एनसीईआरटी की बुक में एक शिकारी संग्राहक समाज के बारे में लिखा हुआ है, जिसका नाम है हातिजा जनसमूह। ये कहा गया है कि ये एक छोटा शिकारी संग्राहक समाज है, जो लेक इयासी एक खारे पानी की झील है, उसी झील की जो उसी झील की आसपास का जो एरिया है वहीं पर ये रहते हैं। और इनकी एक विशेषता है कि ये हाथी को कभी नहीं मारते, यानी हाथी का शिकार ये नहीं करते हैं। हाथी के अलावा ये सभी जानवरों का शिकार कर लेते हैं, और उनका मांस भी खाते हैं। ठीक है, और उनकी एक फिक्स जगह नहीं होती है, एक पर्टिकुलर जगह पर वो नहीं रहते।
जहां पर खाने पीने का सामान मिलता है वो वहां पर कुछ टाइम के लिए रहते हैं, फिर धीरे धीरे उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। देखो, असीमित मात्रा में पशु उपलब्ध होता है इनके आसपास और जंगली साग सब्जियों पर ये निर्भर रहते हैं। भोजन का 80% भाग कैसा है? ये वेजिटेरियन है, यानी 20% ये शिकार करके खाते हैं, और जबकि जो 80% जो हिस्सा है वो इनका वेजिटेरियन है, यानी साग सब्जियों पर ये निर्भर निर्भर रहते हैं। इस जनसमूह के बारे में एनसीईआरटी में इसलिए बताया गया है ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से धीरे 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 करके मानव विकसित होता रहा है और कौन कौन से रूपों में विकसित हुआ। भोजन का जो स्वरूप है किस तरीके से बदलता रहा, नॉन वेजिटेरियन से किस तरीके से वेजिटेरियन की ओर बढ़ता रहा, और उसको नई नई वैरायटी समझ में आने लगी भोजन के लिए। अब कुछ ऐसे पुरा स्थल थे जहां से कुछ साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य किस चीज के? जानवरों के, उनकी चित्रकारियों के, और साथ में ही कि आदि मानव किन किन जानवरों से परिचित था, उनका किस तरीके से इस्तेमाल करता था। ऐसी ऐसी कई सारी चित्रकारियां हमको इन जगहों पर मिली है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आल्टामीरा गुफा की। आल्टामीरा गुफा कहाँ है बच्चों? आल्टामीरा गुफा स्पेन में है। कहाँ पर है? स्पेन में है। और इसके छत पे जो चित्रकारियां हुई हैं उसमें एक अलग प्रकार की, किसी विशेष प्रकार की लेई का प्रयोग हुआ है। तो इस विशेष प्रकार की लेई का जब प्रयोग हुआ है तो उससे पुरातत्वविदों को लगा कि ये आज के जमाने की है, लेकिन जब उसका ध्यान से अध्ययन किया गया तो पता चला कि ये बहुत सालों पुरानी है। और स्पेशली यहाँ पर जो चित्रकारी मिली है वो बैल या गौरों की मिली है। अब हम आते हैं लेस्कॉक और शोवे की गुफाएं। लेस्कॉक्स और शोवे की गुफाएं कहाँ हैं? ये है फ्रांस में। कहाँ पर है? फ्रांस में। पहले तो आपको जगह याद होनी चाहिए। फिर यहाँ पर हमें सैकड़ों चित्रकारियां मिली हैं। पुरातत्वविद जब इसका अध्ययन कर रहे थे तो इन्होंने अलग अलग प्रकार के पशुओं और जानवरों के चित्र यहाँ पर देखे, जिसमें है जंगली बैल, घोड़े, साकिन, गैंडे, शेर। यानी हमें ये समझ में आ जाता है इस बात से कि जो आदि मानव था उसको इन सभी प्रकार के जानवरों से परिचित था और इन सब का इस्तेमाल करता होगा, या इन सबको जानता होगा, या इनका शिकार करता होगा। आपकी एनसीईआरटी के बुक में 2 शब्दावलियां हैं। पहला है मानव विज्ञान या एंथ्रोपोलॉजी। मानव विज्ञान, जैसा कि शब्द से ही क्लियर है, ये मानव मतलब मनुष्य और विज्ञान यानी मनुष्य की संस्कृति और उसका जो जीवन है, उसका जो उद्विकास है, उद्विकास के जो विभिन्न पहलू है उसका अध्ययन करने वाला विज्ञान मानव विज्ञान कहता है। यानी उद्विकास का मतलब क्या हुआ? किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मानव आगे बढ़ता रहा, क्लाइमेट से लड़ता रहा, अपनी परेशानियों से लड़ता रहा, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए किस प्रकार के कल्चर को अपनाता रहा, और धीरे धीरे आज किस पोजीशन में पहुंच गया है। इन सभी विषयों का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानव विज्ञान कहलाता है, जिसमें मानव की शारीरिक संरचना और जलवायु और उसकी बुद्धि का विकास और उसकी संस्कृति का विकास कुछ प्रमुख विषय हैं। दूसरी शब्दावली है संजाति या एथनोग्राफी। संजाति का मतलब क्या है बच्चों? देखो, साफ साफ यहाँ पर लिखा है समकालीन नृजातीय समूह, है ना। नृजातीय समूह का विश्लेषणात्मक अध्ययन। अब सबसे पहले ये शब्द विश्लेषणात्मक का मतलब मैं आपको समझाऊं। विश्लेषणात्मक का मतलब होता है विश्लेषण करना, यानी किसी विषय को पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं से समझना विश्लेषण कहलाता है। समकालीन नृजातीय समूह का मतलब होता है कि एक ही समय में अलग अलग जगहों पर मनुष्य की जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई गई, जब
उनका अध्ययन किया गया और उनका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं का अध्ययन करके जब अंतर किया गया, समझने की कोशिश की गई, तो उस प्रकार के विज्ञान को हम संजाति कहते हैं। अब निर्जाति समूह में कौन कौन से विषयों को लेकर हम पढ़ेंगे, तो उसमें जो मनुष्य या जो प्रजाति है मानव की, उसके रहन सहन, खान पान, उसका आजीविका क्या क्या साधन है, उसका प्रौद्योगिकी क्या है, यानी वो किस तरीके का काम करता है, स्त्रियों की स्थिति क्या है, पुरुषों के काम क्या है, रीति रिवाज कैसी है, राजनीतिक संस्था कैसी है, इन सारी बातों का अध्ययन करा जाता है, विश्लेषण किया जाता है सभी पहलुओं से। आई होप कि आपको इस पार्ट में बताए गए सभी जो कंटेंट है वो अच्छे से समझ में आएंगे। मैंने कोशिश करी है कि एनसीईआरटी में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन सबको कवर किया जाए। बच्चों, मैंने बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाया है। अगर आपको कंटेंट पसंद आए, आपको जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हों, तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और आपके जो भी डाउट हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके बाकी के चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।